नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही आतंकियों के खिलाफ एक्शन को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। इन सबके बीच खबर है कि आज सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। आतंकी हमले के बाद ये दूसरी सीसीएस की बैठक होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा कुछ और आला दर्जे के प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक में मौजूद रह सकते हैं। आतंकी हमले के बाद से ही दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल पीएम आवास पर प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री, एनएसए समेत तीनों नेताओं के प्रमुख और सीडीएस के बीच बातचीत हुई। सरकार का रुख स्पष्ट है, आतंकियों और उनके समर्थकों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पहलगाम आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ फोन पर हुई बातचीत में विदेश मंत्री ने गुटेरेस के इस कथन पर उनकी सराहना की। बातचीत के दौरान गुटेरेस ने पहलगाम हमले के मुद्दे पर जवाबदेही के महत्व पर सहमति जताई। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहलगाम में हमला करने वाले अपराधियों, साजिशकर्ताओं और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का कर रहा है उल्लंघन। कल रात एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 7वें दिन एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हरकत का संतुलित और प्रभावी तरीके से जवाब दिया। लंबित मुकदमों के निपटारे में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मध्यस्थता संघ एमएआई 3 मई को दिल्ली में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और महाधिवक्ता के लिए एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि इस सम्मेलन में 15 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और 12 राज्यों के महाधिवक्ता भाग लेंगे। पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर झूठा दावा किया जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा झूठा साबित हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जालना का राउत परिवार पहलगाम हमले में बाल बाल बचा है। पहलगाम हमले के एक संदिग्ध ने हमले से एक दिन पहले जालना के आदर्श राउत से बात की थी। जालना के राउत नगर इलाके के निवासी संजय राउत अपने बेटे और पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। 21 तारीख को राउत परिवार पहलगाम में था। हमले के बाद आतंकियों की तस्वीरें सामने आने के बाद जालना के आदर्श ने उस संदिग्ध की पहचान की जिसने उनसे बात की थी। आदर्श ने संदिग्ध आतंकवादी की पहचान करने के बाद एनआईए को ईमेल के जरिए संदिग्ध आतंकवादी के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में नेताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक संचार में अत्यधिक अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत लोगों को 24 अप्रैल 2025 को पारित प्रस्ताव में सीडब्ल्यूसी द्वारा बताई गई स्थिति तक ही सीमित रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी विवादास्पद पोस्टर पर बवाल बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस वार्ता करके कहा कि बाबा साहेब के चित्र के साथ खुद को जोड़ना बाबा साहेब का अपमान है।
पहलगाम मुद्दे पर राजनीति को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। अपने एक्स संदेश में मायावती ने लिखा, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़े होना चाहिए, न कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी और बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए। मायावती ने अपने संदेश में कहा कि इस प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई न किया जाए। खासकर सपा और कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इनके विरुद्ध सड़कों पर भी उतर सकती है। कांग्रेस के गायब पोस्टर पर भाजपा लगातार हमलावर है। सांसद संबित पात्रा ने कहा, ये इंडी गठबंधन नहीं है, ये रावलपिंडी गठबंधन है। पात्रा ने कहा कि वो इस दिन दूर नहीं जब इस पिंडी गठबंधन के लोग पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मोतीपुर थाना क्षेत्र के मदरसा दारुल उलूम अजीजिया की जांच की। मदरसा संचालक भूमि, आय व्यय, प्रवेश और छात्र उपस्थिति रजिस्टर समेत कोई भी चीज नहीं दिखा सके और इस कारण मदरसे को सील कर दिया गया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड का साहिबगंज जिला हॉटस्पॉट बनता दिख रहा है। मुंबई में पकड़े गए 13 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड जो हैं उन पर नकेल कसी जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड का साहिबगंज जिला हॉटस्पॉट बनता दिख रहा है। मुंबई में पकड़े गए 13 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड साहिबगंज में बने थे। इस खुलासे के बाद झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता के फलपट्टी माचुआ के पास स्थित एक होटल में मंगलवार रात लगी भीषण आग में 14 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता अग्निकांड पर शोक जताया है। अपने एक संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा, कोलकाता की एक इमारत में आग लगने की दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का दुखद खबर बहुत ही परेशान करने वाली और दर्दनाक है। राष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्निकांड पर शोक जताया है। अपने एक संदेश में पीएम ने दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने के कारणों के पता लगाने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कोलकाता के भयानक अग्निकांड के बारे में कहा कि ऐसा नहीं है कि यह अचानक हुआ, ऐसा बार बार होता है। खासतौर पर बड़ा बाजार ऐसा इलाका है कि वहां कोई नियम नहीं माना जाता, ऊपर से बिजली के तार लटकते हैं। ऐसी घटनाएं हर बार होती हैं। सुकांता मजूमदार ने कहा कि मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। विशाखापट्टनम के श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। एनडीआरएफ और एपीएसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी। एसडीआरएफ के एक जवान ने बताया कि घटना रात करीब 2:30 बजे की है। वो मंदिर परिसर के पास ही मौजूद थे, जिस कारण सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे। भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई के नाम की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। वो मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। जस्टिस बीआर गवई 14 मई को भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। जस्टिस गवई वर्तमान में सीजेआई खन्ना के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज हैं। जस्टिस गवई भारत के 52वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। आज देश भर में अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों उच्च राशि में होते हैं।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके शुभकामनाएं दी। पीएम ने कामना की कि मानवता को समर्पित ये पावन पर्व हर किसी के लिए सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता लेकर आए, जो कि विकसित भारत के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करे। अक्षय तृतीया के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित भगवान विष्णु के बद्रीनारायण स्वरूप का अत्यंत भव्य एवं दिव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि आज से पवित्र श्रावण मास तक भगवान श्री विश्वनाथ जी के विग्रह पर कोबरा यानी के शावर की स्थापना की गई। ये कोबरा विशेषतः शिवलिंग पर निरंतर जलाभिषेक के उद्देश्य से लगाया जाता है, जो शीतलता, शुद्धता एवं साधना का प्रतीक माना जाता है। आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। गंगोत्री धाम में पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। मां यमुना की पालकी आज सुबह अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुले। अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आधिकारिक उत्तराखंड पर्यटन पोर्टल या फिर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किए जा रहे हैं। ई पास बनाने के लिए एक वैध आईडी, एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर और यात्रा की तारीखों की आवश्यकता होती है। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। चार धाम यात्रा 6 नवंबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगत गुरु बसवेश्वर की जयंती के अवसर पर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। पीएम मोदी ने लिखा, समाज के प्रति जगत गुरु बसवेश्वर का दृष्टिकोण और वंचितों के उत्थान के लिए उनके अथक प्रयास हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत संकुल धारा पोखरे पर एक विशाल कार्यक्रम में 125 कन्याओं का कन्यादान कर विवाह करेंगे। वो 125 कन्याओं को अपनी पुत्री की तरह अपनाएंगे, फिर उनका कन्यादान कर विवाह संस्कार करेंगे और भविष्य में अपने परिवार के पुत्री की तरह उनका हाल चाल और ख्याल रखा जाएगा। राजस्थान में अजमेर के पालरा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम किया गया। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ सरकारी स्कूल निर्माण में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत घोटाले का मामला दर्ज किया है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ अत्यधिक लागत पर कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के संबंध में मामला दर्ज किया है। दोनों पर ही दिल्ली के सरकारी स्कूल निर्माण में कथित तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप है। गुजरात में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। अहमदाबाद के बाद अब आज जूनागढ़ में ऊपरकोट विस्तार के आसपास के इलाकों में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कुल 59 कब्जे हटाए गए। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस देकर अवैध कब्जा हटाने को कहा था, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, इसलिए आज प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में अतिक्रमण पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन श्रावस्ती जिले में लगातार 4 दिन से अतिक्रमण हटाने का कार्य कर रही है। श्रावस्ती में अब तक 127 जगह से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। इलाके में 34 मदरसे सील किए गए हैं। भारत नेपाल नो मैंस लैंड पर बनी मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा भी ढहाया गया है। जिले में यह कार्रवाई इसी गति से आगे भी जारी रहेगी। सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्र में बिना मान्यता के मदरसों का संचालन सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक है। ऐसे में प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए। पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान के शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हमने फौरन IT विंग को एक्टिव किया है और फिलहाल वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई संवेदनशील डेटा लीक होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन सभी सिस्टम्स की व्यापक जांच की जा रही है। जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी के साथ हीटवेव और लू के थपेड़ों से जनजीवन बेहाल है। प्रदेश के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल लैंकास्टर हाउस में ज्वाइंट इंडिया यूके बिजनेस रिसेप्शन में शामिल हुए। उन्होंने ब्रिटेन के बिजनेस और ट्रेड सेक्रेटरी के साथ सभा को संबोधित किया और दोनों देशों की मजबूत साझेदारी के बारे में बात की। पीयूष गोयल ने HSBC के ग्रुप चेयरमैन मार्क टकर से भी मुलाकात की। इस दौरान सस्टेनेबल फाइनेंस, इनोवेशन लेड इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ भारत के इंटीग्रेशन को मजबूत करने और HSBC की योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में भारत यूके व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देने और निवेश के अवसरों को विस्तार देने पर जोर दिया। नई दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रैपिडो के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए। रैपिडो के श्रमिक पोर्टल पर जुड़ने से श्रमिकों को रोजगार मिलने में सुविधा होगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक देश में 31 करोड़ से अधिक श्रमिक श्रम पोर्टल से जुड़े हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से संचालित राष्ट्रीय कैरियर सेवा से 9 रोजगार देने वाली कंपनियां जुड़ी हैं, जिसमें नया नाम रैपिडो का जुड़ा है। करार के मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि NCS को नया विस्तार मिल रहा है और देश में रोजगार की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का 1 मई 2025 को 9 उल्लेखनीय वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये योजना स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मई 2016 में शुरू की गई PMUY का उद्देश्य गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा राशि मुक्त LPG कनेक्शन प्रदान करना, जलाऊ लकड़ी और गोबर के उपले जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन की जगह स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। SBI और भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण के बीच विदेशी मुद्रा विनिमय, डिजिटल भुगतान और व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर करार हुआ। SBI और भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के बीच दिल्ली में MOU समझौते पर हस्ताक्षर हुए। IIT ISM धनबाद के छात्रों को इस वर्ष रिकॉर्ड प्लेसमेंट मिला है। संस्थान के प्लेसमेंट सेल की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल तक 1025 छात्रों का कैंपस सिलेक्शन हुआ है। भारत के जॉब मार्केट में जनवरी-मार्च 2025 के बीच 82% कंपनियों ने सक्रिय रूप से नियुक्तियां की, जो कि पिछली तिमाही से 3% की वृद्धि को दर्शाता है। इंडीड की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार नए स्नातकों की मांग विशेष रूप से अधिक रही। कमजोर मांग, भू राजनीतिक तनाव और उच्च उधारी लागत जैसी चुनौतियों के बावजूद निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की लगभग 30% फर्मों ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपग्रेड के लिए निवेश करने की योजना बनाई है।
आज अक्षय तृतीया के अवसर पर सोना खरीदने को काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के प्रेसिडेंट पंकज अरोड़ा ने अक्षय तृतीया पर देश भर में 12,000 करोड़ रुपए के सोने की बिक्री होने की उम्मीद जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने मिशिगन की रैली में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने टैरिफ, इमिग्रेशन और वैश्विक संगठनों से दूरी जैसे फैसलों को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कार निर्माताओं को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रंप ने विदेशी पार्ट्स आयात पर ऑटो टैरिफ में निर्माताओं को ढील दी। मैक्सिको में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने अपने 4 कार्यालय बंद कर दिए हैं और 190 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अब यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए मॉस्को और कीव की ओर से ठोस प्रस्ताव लाने का समय आ गया है। साथ ही रूबियो ने चेतावनी दी कि यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका से पीछे हट जाएगा। मिस्र के राजदूत कामिल जायद गलाल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को भारत पर एक अस्वीकार्य हमला बताते हुए आतंकवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताया। सऊदी अरब ने हज नियमों को लेकर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक इस वर्ष हज अनुमति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर कड़े दंड लगाए जाएंगे। बांग्लादेश की एक अदालत ने ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल के फ्लैट को जब्त करने का आदेश दिया है, जिसके बाद उन्हें अब फ्लैट खाली करना पड़ सकता है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और मजबूत करने और वैश्विक मंच पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। रूस ने काला सागर क्षेत्र में अस्थिरता के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया है। रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी और समुद्री बोर्ड के अध्यक्ष निकोले पेत्रुशेव ने कहा कि मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों ही समुद्री यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। ऐसे में अगला कदम कीव को उठाना चाहिए। ब्रिटिश सांसदों ने बांग्लादेश में जल्द, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने की अपील की। उन्होंने दक्षिण एशियाई देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लगातार उत्पीड़न और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जाहिर की। चीन में पूर्वोत्तर लियाओंग प्रांत में एक रेस्तरां में भीषण आग लग गई। हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। कनाडा में प्रधानमंत्री पद के लिए हुए चुनाव में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने जीत हासिल करते हुए चौथी बार सत्ता में वापसी की। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में मिली यह जीत कई मायनों में हैरान करने वाली है, क्योंकि साल की शुरुआत में पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर मानी जा रही थी। कनाडा में 4 दिनों से लापता एक भारतीय छात्रा रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गई। पंजाब के डेरा बस्सी निवासी आप नेता देविंदर सिंह की बेटी वंशिका उच्च शिक्षा के लिए 2.5 साल पहले ओटावा गई थी। वियतनाम युद्ध की समाप्ति के 50 वर्ष पूरे होने पर हो ची मिन्ह शहर में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। चीन की नौसेना ने फिलीपींस पर अशांति पैदा करने का आरोप लगाया है। चीनी नौसेना की ओर से यह बयान दक्षिण चीन सागर में गश्त के बाद आया। फिलीपींस और अमेरिका की वायुसेना का दक्षिण चीन सागर के ऊपर संयुक्त अभ्यास चल रहा है। 14,000 से अधिक फिलिपिनो और अमेरिकी सैनिक 21 अप्रैल से 9 मई तक संयुक्त अभ्यास में भाग ले रहे हैं। स्वीडन में उपसाला के हेयर सैलून में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि वो गोलीबारी की घटना की हत्या के तौर पर जांच कर रही है। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का सामना चेन्नई के घरेलू मैदान चेपक में चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स की टीम को 9 मैचों में 5 जीत और 3 हार मिली हैं, जबकि 1 मैच रद्द हुआ है। वहीं 5 बार के चैंपियन सीएसके 9 मैचों में सिर्फ 2 जीत के साथ अंक तालिका में आखिरी पायदान पर काबिज। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग
में दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स के 205 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम 9 विकेट पर 190 रन ही बना सकी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर प्लेऑफ में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। भारत की महिला टीम ने कोलंबो में चल रहे त्रिकोणीय सीरीज के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 15 रन से हरा दिया। कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 276 रन का स्कोर बनाया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 261 रन पर ऑल आउट हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतक बनाने वाले 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को शानदार प्रदर्शन के लिए 10 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने भारत में अपना कार्यालय खोलने की घोषणा की है। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने मंगलवार को जानकारी दी कि वो मुंबई में अपना कार्यालय खोलेगी। ये कार्यालय स्थानीय प्रशंसक सहयोगियों के साथ संपर्क बढ़ाने, भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने और लीग तथा उसके क्लबों की निरंतर विकास के समर्थन करने के लिए स्थापित किया जाएगा। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने शादी की 9वीं सालगिरह पर पति करण के साथ फोटो शेयर किए। अभिनेता कुणाल करण कपूर पीरियड टीवी शो तेनाली राम में लक्ष्मण की महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। अभिनेत्री भाग्यश्री ने हेल्थ टिप्स शेयर करते हुए दिल और दिमाग के लिए ओम के उच्चारण को फायदेमंद बताया। दिवंगत अभिनेता इरफान की 5वीं डेथ एनिवर्सरी पर फिल्म जगत के तमाम सितारे उनके लिए पोस्ट शेयर कर भावुक नजर आए। इरफान खान की 5वीं डेथ एनिवर्सरी पर अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट इमोशनल नजर आई। आमिर खान की सितारे जमीन पर फिल्म को मिली सेंसर बोर्ड से मंजूरी, जल्द रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की आगामी फिल्म निकिता राय 30 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। धनुष और रश्मिका मंदाना की फिल्म कुबेरा 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नवाजुद्दीन की आगामी फिल्म कोस्टाओ का 1 मई को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। संजय दत्त और मौनी राय की बहुप्रतीक्षित फिल्म द भूतनी 1 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।